जो लिख दिया सो लिख दिया, वो पत्थर की लिखी लकीर है। उसके बाद हो सकता है आपकी विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन में इतनी पावर हो कि जो आप पढ़ रहे हो वो ही एग्जाम में है, उसके अलावा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ हाउ टू मैनिफेस्ट योर एग्जाम सक्सेस। एग्जामिनेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आई गेस हम सब गुजरते हैं, चाहे वो आपके 10th के बोर्ड एग्जाम हो, 12th के हों, या फिर कोई आपके ग्रेजुएशन एग्जाम्स हों, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, या इरिस्पेक्टिव लाइफ में आप कहीं पे भी हो, आप एग्ज़ाम्स हमेशा दे रहे होते हो। कभी कभी वो लाइफ के एग्ज़ाम्स होते हैं और कभी कभी कोई प्रिपरेशन बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, बट हर जगह हम एक ही चीज़ चाहते हैं, वो है उस एग्ज़ाम में सक्सेस पाना। सो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि कैसे हम अपने एग्जाम्स में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम दो तरह की चीज़ों के बारे में जानेंगे कि पहला एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक जिसके ज़रिए आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करेंगे, एंड सेकेंडली एक एप्लीकेशन टेक्निक कि आपको एक्चुअली इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ कैसे करना है ताकि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो 110% गारंटीड वे में मैनिफेस्ट हो और आपको वो सक्सेस मिले ही मिले। तो ये वीडियो दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जहाँ पर मैं आपको टेक्निक के बारे में बताऊंगी, तो सबसे पहले उसी टेक्निक के बारे में बात करते हैं। द मोस्ट important thing to realize in any manifestation is कि if you can see it here, if you can imagine it over here, it will manifest in your reality. Visualization is a technique जो by far one of the best manifestation techniques होती है आपके किसी भी ड्रीम को पूरा करने में। आप इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप उस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मैनिफेस्टेशन के लिए विजुअलाइजेशन यूज़ तो करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली विजुअलाइजेशन में उन्हें वो क्रिस्टल क्लियर इमेज नहीं दिखाई देती। सो इट्स कम्प्लीटली फाइन, मुझे भी नहीं दिखाई देती। मैं एक इफेक्ट के साथ काम करती हूँ कि वेरेवर आई क्लोज माई आइज एंड आई ट्राई टू विजुअलाइज, मैं एक नोइंग इफेक्ट के साथ काम करती हूँ कि मुझे पता है वो चीज़ कैसी है। जैसे एक एप्पल इज़ रेड इन कलर, तो भले ही मैं उस एप्पल को रेड कलर में अपनी आंखों के सामने बंद आंखों से विजुअलाइज कर पाऊँ चाहे ना कर पाऊँ, बट मुझे ये फीलिंग पता है कि एप्पल का शेप क्या है, एप्पल किस कलर का है। इवन विदाउट पिक्चरिंग आई नो द सेंस ऑफ फीलिंग कि एप्पल दिखता कैसा है, एप्पल का कलर क्या है। सो द नोइंग इफेक्ट, मैं विजुअलाइजेशन जनरली इसी वे में करती हूँ क्योंकि मैं एक क्रिस्टल क्लियर इमेज अपनी आंखों के सामने नहीं क्रिएट कर पाती। सो 90% ऑफ द टाइम या कम समटाइम्स 95% ऑफ द टाइम मैं एक नोइंग इफेक्ट के साथ विजुअलाइज करती हूँ। और जब आप एक ओवर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड आप विजुअलाइज करते चले जाते हो तो आपकी आंखों के सामने आपको वो इमेज फॉर्म होना भी शुरू हो जाती है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बट अगर आपका एग्जाम राउंड द कॉर्नर है तो फिर आप इस चीज़ में अपना ज़्यादा समय व्यस्त नहीं कर सकते कि मैं एक इमेज के पीछे फोकस करूं, रादर दैन आप सिंपली एक नोइंग इफेक्ट के साथ काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप विजुअलाइज इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं। इफेक्टिव विजुअलाइजेशन के लिए आपको एक छोटा सा मेंटल सीन क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हो या फिर एक सिनेरियो हो जिसको आप लूप के तौर पे अपने माइंड में विजुअलाइज कर सकते हैं। सो इसके लिए सबसे इजी तरीका है, आप एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखिए। एक पेपर आप लीजिए, उस पेपर के ऊपर आप जो भी स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं वो मेंशन कीजिए। स्टार्टिंग कीजिए टू बी ग्रेटफुल कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं कि आप इतने अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, इतने अच्छे टीचर्स मेंटोर्स आपको मिले हैं, आपको जो स्कूल की बुक्स मिली हैं, उन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल रहिए कि एटलीस्ट आपके पास वो मौका है जो शायद बहुत सारे लोगों के पास होता भी नहीं है। बी ग्रेटफुल फॉर दैट। उसके लिए आप 2 से 3 लाइनों में अपना ग्रैटिट्यूड रिप्रेजेंट कीजिए। उसके बाद आप मेंशन कीजिए कि आपको एग्जैक्ट कितने परसेंटेज चाहिए। इट कुड बी 90%, 85%, 95%, 98%, ऐसे वॉट एवर आप पाना चाहते हैं। एंड जो भी एग्जैक्ट नंबर आप वहाँ पे लिख रहे हो उसको लिखने के बाद आप उसको पत्थर की लकीर समझ लीजिए। उसके बाद आपको डिविएट नहीं होना है कि यार पता नहीं मैंने ज़्यादा तो नहीं लिख दिया या मैंने कम तो नहीं लिख दिया, यार मैं ऐसे कर। नो, जो लिख दिया सो लिख दिया, वो पत्थर की लिखी लकीर है। उसके बाद आप उसको चेंज नहीं करोगे।
बिकॉज अगर आप चेंज करते जाओगे तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो एनर्जाइज होगा ही नहीं, आप उस चीज़ को इफेक्टिवली अप्लाई नहीं कर पाओगे बिकॉज आप यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल नहीं दे रहे होगे। सो जो भी परसेंटेज आप लिख रहे हो उसे बहुत सोच के, बहुत इत्मीनान के साथ आप लिख दीजिए, और लिखने के बाद उसको पत्थर की लकीर मान लीजिए कि दिस विल नॉट चेंज नो मैटर वॉट। उस परसेंटेज को लिखना है आपको प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। बी ग्रेटफुल कि आपको इतने अच्छे परसेंटेज मिले हैं। देन उस स्टैंजा को थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ी सी 2-4 लाइनें बढ़ाते हुए अपनी ग्रैटिट्यूड को रिप्रेजेंट कीजिए कि आप अपने टीचर्स के लिए कितना ग्रेटफुल हैं, जिन्होंने आपको इतना अच्छा पढ़ाया, जिसने आपको हेल्प करी इतना अच्छा अचीव करने के लिए। अपने पेरेंट्स के बारे में मेंशन कीजिए कि आपके पेरेंट्स कितने खुश हैं, कि वो कितना प्राउड फील कर रहे हैं आपके लिए कि आपने इतने अच्छे नंबर स्कोर किए हैं। आपके पेरेंट्स आपके लिए चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स के ढेर सारे बकेट्स लेकर के आए हैं, ढेर सारे फ्लेवर्स के चॉकलेट्स लेकर आए हैं टू सेलिब्रेट द सक्सेस कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया है। सी देयर हैप्पीनेस, सी द हैप्पीनेस टीयर्स इन देयर आइज, कि वो अपनी खुशी को कैसे व्यक्त कर रहे हैं। उस चीज़ को आप इमेजिन कीजिए, उस जॉय को आप फील कीजिए। वो सारी चीज़ें आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ के फॉर्म में एक पेपर के ऊपर आप लिख लीजिए। उसके बाद आपको इस पेपर पे आपने जितना भी परसेंटेज लिखा है उस परसेंटेज को आप A4 शीट के एक साइज के पेपर के ऊपर बड़ा बड़ा लिखिए और उसे अपने रूम की दीवार के जस्ट सामने लगा दीजिए, जहां पर आप उसे 24/7 देख सकते हैं। आप सोकर उठो, आंखें खोलते ही आपको सबसे पहले वो परसेंटेज दिखनी चाहिए। जब भी आप कुछ कर रहे हो, पढ़ रहे हो, वो परसेंटेज ही आपको दिखनी चाहिए। एंड आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखना है। अब ये स्क्रिप्ट आपने लिख ली, अब आपको करना क्या है? अब इस स्क्रिप्ट को आपको मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और रात में सोने से पहले आपको इसको पढ़ना है। बट सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको इसको फील करके पढ़ना है। आप जैसे ही आप मॉर्निंग में सोकर उठे, आप इस चिट को अपने जो आपका पिलो है उसके नीचे रख के सोइए। द मोमेंट द मॉर्निंग आपकी आँख खुलती है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ कि अपने पिलो के नीचे से उस चिट को निकालिए, उसे खोलिए और उसे पढ़िए विद फुल इमोशंस, विद फुल हैप्पीनेस एंड जॉय कि दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग। उस जॉय के साथ उसको पढ़िए। उसके बाद आप अपनी आंखें बंद कीजिए और जो भी आपने पढ़ा है उसे मेंटली विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। द नोइंग इफेक्ट, उसे अपने माइंड में देखिए कि कितना जॉय फील हो रहा है, उस चीज़ को इमेजिन कीजिए। एंड देन आप अपनी जो आपका डेली का वर्क है आप वो कीजिए। एंड द मोमेंट आप आंखें खोलेंगे आपको 93%, 98%, 99% जो भी है उस पेपर के ऊपर आपको वो दिख रहा है। उसके बाद आप अपनी जो रेगुलर आपकी पढ़ाई है, आपका रिवीजन है, आप उन चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए। देन ये एक्टिविटी आपको रिपीट करनी है दिन में उस टाइम पे जब आप रेस्टिंग फेज में होते हैं, यानी कि आप अगर सोने जा रहे हो या फिर एक पावर नैप ले रहे हो या फिर आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना चाहते हो, उस टाइम पे आप अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए और फिर से उस चिट को निकालिए, उसे पढ़िए, हैप्पीनेस को फील कीजिए। एंड देन आफ्टर रीडिंग अपनी आंखों को बंद करके उस पूरे सिनेरियो को विजुअलाइज कीजिए लाइक इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। द जॉय दैट यू आर फीलिंग, उस जॉय को फील कीजिए, इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। एंड देन फॉर लाइक हाफ एन आवर और 20 मिनट्स और 15 मिनट्स वॉट एवर, आप एक रेस्टिंग फेज पे जाइए जिसमें आप इसी वाइब्रेशन के साथ, आप एक कामनेस के साथ आप उस चीज़ को फील कर रहे हैं। एंड देन अगेन गेट अप एंड डू योर वर्क, लाइक आप पढ़ रहे हो, आपकी क्लासेस हैं, रिविजन है, वट एवर यू आर डूइंग, आप उन चीज़ों को कीजिए। एंड देन फाइनली एट नाइट जब आप सोने जा रहे हो, आपका सारा काम हो चुका है, आपकी पढ़ाई हो चुकी है, आपका रिविजन हो चुका है एंड यू आर अबाउट टू स्लीप, उस टाइम पे आपको फिर से उस चिट को निकालना है, उसे पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप उस चिट को अपने पिलो के नीचे रख दीजिए और उसके बाद उस पर आप सो जाइए, उसी सीन को विजुअलाइज करते हुए जो आपने पढ़ा है उसी को मेंटली शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में लूप में आप चलाते जाइए। बी ग्रेटफुल, बी हैप्पी एंड धीरे धीरे आप उसी फीलिंग के साथ आप सो जाइए। नेक्स्ट डे आपको फिर से यही प्रोसेस रिपीट करना है जब तक आपका फाइनल एक्चुअल रिजल्ट डे नहीं आ जाता। डू इट एवरी सिंगल डे। इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट इट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको ये एक्टिविटी एवरी सिंगल डे करनी है जब तक आपका एक्चुअल रिजल्ट डे नहीं आ जाता। यू हैव टू मेंटेन दैट फीलिंग। और ये फीलिंग आप पॉजिटिवली जो फील कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव नहीं होगे या फिर आपको डाउट नहीं आएगा, बट आपको उस डाउट को हटाना भी होगा। आप उसे इग्नोर मत कीजिए। इग्नोरिंग इज़ वेरी बैड। आप इग्नोर करोगे तो वो चीज़ें आप पे हावी हो जाएंगी।
उन चीज़ों को एक्नॉलेज कीजिए। नेगेटिविटी आ रही है या डाउट आ रहा है, उसका कोई ना कोई रीज़न होगा। मे बी कोई टॉपिक आपका अटक रहा हो, या फिर आपने एक मॉक टेस्ट दिया, आपके उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आपके अंदर डाउट क्रीप होगा। तो उस डाउट को अपने अंदर से हटाने के लिए आपको उसे एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि फाइन, मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आ रहा है, सो यू विल वर्क ऑन दैट, जिससे आपका जो डाउट है वो सॉल्व होगा, इग्नोर नहीं होगा। आपको इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज अगर आप इग्नोर करते चले जाओगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो एक बबल की तरह फटेगा और पूरी की पूरी जो नेगेटिविटी है वो आपके अंदर भर जाएगी कि यार कुछ नहीं होने वाला, नथिंग इज गोना वर्क। सो आपको उस फेज में नहीं जाना है। सो दिस इज द टेक्निक जो आपको यूज़ करना है। इसे हम सैट्स मेथड भी कहते हैं, जिसमें आप ऑलरेडी अपनी विश फुलफिल्ड के बारे में आप सोच रहे होते हो, एंड एवरी नाइट, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून आप उस चीज़ को रिपीट कर रहे हो विद कंप्लीट फीलिंग्स, इमोशंस एंड जॉय। अब बारी आती है पार्ट 2 की, जो कि है आप इस विजुअलाइजेशन में, इस प्रैक्टिस में आपके अंदर नेगेटिविटी ना आए, इसके लिए आपको एक शेड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपकी डेट शीट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो आपको पता है कि आपके एग्जाम कब से होने वाले हैं। सो नाउ द टाइम इज टू बकल अप एंड कुछ क्रिएटिव स्टेप्स, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को भी बूस्ट कर सकें और साथ में कम प्रिपरेशन के साथ भी आप ज़्यादा मार्क्स कैसे फेच कर सकते हैं उसके बारे में भी जानें। तो आपको करना क्या है, फ्रॉम डे 1 आपको आपका जो लिमिटेड टाइम पीरियड है उसको डिवाइड करना है इनटू प्रॉपर स्टडी शेड्यूल्स। अभी आपका कोई दूसरा गोल नहीं है, तो आप ऑन अ डेली बेसिस आप 6 to 7 आवर्स, 8 आवर्स, जितना भी आप मैक्सिमम दे सकते हैं, कीप रिवाइजिंग व्हाट यू नो। कुछ ऐसा है जो आपने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, डोंट जंप ऑन दैट। अगर टाइम है, आपको लगता है आप कर सकते हो, गो फॉर इट। इफ नॉट, तो जो आपको आता है उसे पढ़िए। हो सकता है आपकी विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन में इतनी पावर हो कि जो आप पढ़ रहे हो वो ही एग्जाम में है, उसके अलावा और कुछ आए ना। मिरेकल्स कैन ऑलवेज हैपन, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, और मिरेकल्स हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मंडे से लेकर के सैटरडे, आपके 7 डेज अ वीक होते हैं, उन 7 डेज में आपको 5 डेज, आपके पेपर्स 5 होते हैं। अगर आपके 6 हैं तो आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, बट जनरली 5 पेपर्स आपके जो होते हैं मेन, आपको वो मंडे से लेके फ्राइडे तक एवरी सिंगल डे आपको एक मॉक टेस्ट देना है। अगर आप मॉक टेस्ट में कंफर्टेबल नहीं है या फिर आपको नहीं मिल रहे हैं, ऑनलाइन के ज़माने में सब मिल जाता है, बट अगर इनकेस नहीं मिल रहा है तो आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं आप उनको डाउनलोड कीजिए। प्रिंट फॉर्म में भी आप निकाल सकते हो, दैट वुड बी वेरी कन्वीनियंट। इफ़ नॉट, तो आप अपने लैपटॉप से जो आपका क्वेश्चन पेपर है आप उसे अपने सामने रखिए, विदाउट आंसर्स, ओनली क्वेश्चन। और आपको मंडे से लेकर के फ्राइडे तक जो आपके 5 पेपर्स है, आपकी डेट शीट के अकॉर्डिंग आपको मंडे को पहला पेपर देना है, ट्यूसडे को जो अभी आपका सेकंड पेपर है उसे देना है, सिमिलरली फ्राइडे तक आपको सारे पेपर्स कंप्लीट करने हैं। जिस ऑफिशियल टाइम पे आपका पेपर है, आपको उसी टाइम पर आपको वो 3 घंटे का ड्यूरेशन बैठ के पेपर देना है। यहाँ पर आपको ये फोकस करना है, मॉक टेस्ट देते वक्त आपका जो मेन प्रायोरिटी है वो ये है कि आप टाइम लिमिट में अपना पेपर कंप्लीट कर सकें। साथ में आपको ये भी देखना है कि आप जो लिखना चाहते हो, आप जितना कंटेंट आपको आता है, आप उसे इफेक्टिवली लिख पा रहे हो या नहीं। अगर आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, आप काफ़ी पजल्ड अप हो जाओगे कि यार मुझे लिखना तो ये भी था, बट मैं उस टाइम पे नहीं याद आया, या फिर मेरे पास टाइम नहीं बचा, मैंने इतना लिखता चला गया कि टाइम नहीं बचा। बिकॉज ये रियल स्टोरी है मेरी कि मैं जब क्लास 12th में थी और मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन था, मैं उस टाइम पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, और ना ही मैंने कुछ अप्लाई किया था, मुझे पता ही नहीं था तो मैं अप्लाई कैसे करती, और ना ही मैंने अनकॉन्शियसली भी मैंने किसी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं किया था। बट मुझे एक चीज़ पता थी कि मेरे पेपर में मुझे सब आता था। इट वॉज आई गेस माई फर्स्ट पेपर और लाइक समथिंग, और मुझे उस पेपर में सब कुछ आता था, बट आई डिडंट प्रैक्टिस राइटिंग। मैंने सिर्फ सारी चीज़ें बिना टाइम फ्रेम के सब प्रैक्टिस किया था, बिना टाइम फ्रेम के मैंने सारी चीज़ें याद करी हुई थी। तो एग्ज़ाम के टाइम पे मैं टाइम को जज नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मैं 80 मार्क्स का जो पेपर था, बिकॉज 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल था जिसमें मुझे फुल मार्क्स मिले थे, बट जो मेरा 80 मार्क्स का जो पेपर था उसमें से 20 मार्क्स का जो सेगमेंट था मैं टच ही नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे इतना आता था कंटेंट कि मैं सब कुछ लिखती चली गई, जिसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं जो पेपर था उसको टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाई। और उस पैनिक में मैंने जो लास्ट के क्वेश्चंस थे कहीं ना कहीं उनको भी मैंने अच्छे से नहीं कर पाई, क्योंकि आई स्टार्टेड गेटिंग पैनिक्ड कि यार मेरा टाइम जा रहा है, मैं नहीं लिख पा रही, मेरा बस टाइम खत्म होने वाला, अभी 20 नंबर का पेपर बाकी है। उस चक्कर में आई somehow messed up my examination, बट उसके बाद भी मैंने जितना पेपर किया था 60 मार्क्स का पेपर, आई गॉट लाइक फुल मार्क्स इन इट।
और मुझे मेरे प्रैक्टिकल के पूरे नंबर मिले थे, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल जो स्कोर था वो काफ़ी अच्छा हो गया। बट अगर मैंने वो 20 मार्क्स का पेपर भी राइट टाइम पे कर लिया होता, देन आई वुड हैव गॉट इवन बेटर मार्क्स। तो मैं वो चाहूँगी कि गलती जो मैंने करी थी अपने टाइम पे वो आप ना करें। तो मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर योर नॉलेज बट आपकी स्पीड के लिए, कि आप सही समय पे अपना पेपर कंप्लीट कर पाए। इस प्रैक्टिस के साथ आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि एक एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करता है, उसके पास हज़ारों कॉपीज आती हैं चेक करने के लिए, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक लाइन आपकी पढ़े। तो ऑलवेज अवॉइड कि आप एक लॉन्ग पैराग्राफ के फॉर्म में आप आंसर्स को मत लिखिए, बिकॉज लंबे पैराग्राफ्स पढ़ना टायरिंग भी होता है, साथ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस आउट हो जाती है एग्जामिनर से, कि उसने आपने शायद लिखा हो बट उसने ध्यान नहीं दिया, या फिर इतना आपने इतना ज़्यादा उसको लेंदी बना दिया कि वो इवेंचुअली उसको लगा कि आपको आता है, उसने नंबर दे दिए बट नॉट फुल मार्क्स। सो आपको इफेक्टिव राइटिंग के ऊपर ध्यान देना है कि आपको हेडिंग्स का यूज़ करना है, डिफरेंट कलर्स का यूज़ करना है। इट कैन बी ओनली ब्लू एंड ब्लैक, कि आप हेडिंग्स को ब्लैक से लिख रहे हो, जो आपका आंसर है उसको ब्लू से लिख रहे हो, ताकि वो एक हाईलाइटेड फॉर्म में आए। आप हाईलाइटर्स का भी यूज़ कर सकते हो अपने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को मेंशन करने के लिए। और जब आप हर एक मॉक टेस्ट में जो आप दे रहे हो, आप उसमें हाईलाइटिंग के साथ जब आप करते हो तो आप टाइम को बचा भी रहे होते हो, क्योंकि आप वहाँ पर एग्जामिनर का टाइम जो है वो कम लगा रहे हो। अगर एग्जामिनर ने आपकी कॉपी खोली और उसने देखा कि अरे बच्चे को कितना अच्छे से उसने प्रेजेंटेशन रखी है, लॉन्ग पैराग्राफ्स की जगह आपने शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखे हैं, पैरास चेंज किए हुए, जिससे उसको पढ़ने में आसानी हो रही है। आपने हर एक क्वेश्चन को हेडिंग वाइज आपने डिस्क्राइब किया हुआ है, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो एग्जामिनर सिर्फ एक देख करके समझ जा रहे हैं कि अरे बच्चे ने कितना अच्छे से लिखा हुआ है। तो वहाँ पर अगर आपकी नॉलेज 50% भी है ना, तो भी आपको मार्क्स 100% मिलेंगे, बिकॉज यू आर प्रेजेंटिंग इट वेरी वेल, यू आर प्रेजेंटिंग योर नॉलेज इन अ वेरी गुड फॉर्म, जहाँ पर एग्जामिनर सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन से खुश होकर के भी आपको एडिशनल मार्क्स देगा। और इसके साथ आप ये ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि सबकी राइटिंग अच्छी हो, और अब इतना टाइम भी नहीं है कि आप अपनी राइटिंग के ऊपर काम कर सकें। अगर आपकी राइटिंग सुंदर है तो वेल एंड गुड, आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। अगर आपकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो सिंपली आप कोशिश कीजिए, और ये मॉक टेस्ट आपको हेल्प करेंगे कि आप अपनी राइटिंग को थोड़ा सा स्पेशियस बनाइए, कि दो वर्ड्स के बीच में इतना गैप हो कि आपकी राइटिंग नीट दिखाई दे। सुंदर नहीं भी है तो चलेगा, नीट ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपने कुछ गलती से गलत लिख दिया है तो वहाँ पर काटा पीटी मत कीजिए कि आपने गिच 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 करके काट दिया या पूरा पेज ही आपने क्रॉस मार दिया। नो, अगर कुछ गलती से गलत, ये मॉक टेस्ट आपको हेल्प करेंगे गलतियाँ कम करने के लिए। एंड सेकेंडली, अगर लिखते वक्त कोई गलती हो गई, कोई पैरा गलत हो गया, आप सिंपल एक लाइन से उसको क्रॉस कर सकते हो। या फिर लिखते वक्त आपका कोई एक वर्ड गलत हो गया तो उसको किचिर किचिर करके, मतलब आपने पूरा मार्क कर दिया करने की बजाय एक सिंपल लाइन से आप क्रॉस कर दीजिए। इससे आपकी जो नीटनेस है वो प्रेजेंट होगी। इससे एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि आपने कॉपी में ना खिचड़ी नहीं पकाई हुई है, आपने बहुत खूबसूरती के साथ उसको प्रेजेंट किया हुआ है। ये कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको एडिशनल मार्क्स फेच करने में हेल्प करती है। और मार्जिन्स, अब आई डोंट नो कि आज के टाइम पे आप मार्जिन्स ड्रॉ करते हो कि नहीं करते हो। हमारे टाइम पे बच्चे मार्जिन्स भी ड्रॉ करते थे, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दोनों साइड पे मार्जिन्स ड्रॉ कर देते हैं। और वो मार्जिन ऐसी होती है कि इधर भी ढेर सारा स्पेस, इधर भी ढेर सारा स्पेस, और बीच में छोटी सी जगह पे वो लिख रहे होते हैं। ये चीज़ें एग्जामिनर को इरिटेट भी कर सकती है कि आप सिर्फ कॉपी वेस्ट कर रहे हो, आप आंसर्स को लिखने की बजाय आप सिर्फ कॉपी भरना चाहते हो। सो डोंट डू दैट। आई डोंट नो कि आज के टाइम पे ऐसा होता है या नहीं होता है, बट अगर आप मार्जिन्स ड्रॉ करते हो तो सिर्फ एक ही साइड पे ड्रॉ कीजिए। अगर आपका मैथ्स या कोई कैलकुलेटिव एग्जाम नहीं है तो आप दो साइड मार्जिन्स को मत ड्रॉ कीजिए, एक ही साइड को मार्जिन ड्रॉ कीजिए, और रिमेनिंग कॉपी में आप खूबसूरती के साथ आंसर को मेंशन कीजिए, जहाँ पर ऐसा ना लगे कि आपने इतने गैपिंग के साथ लिखा हुआ है कि आपने एक लाइन में सिर्फ 2 ही शब्द लिखे हैं, 3 शब्द लिखे, ऐसे मत कीजिए। एक प्रॉपर गैप के साथ, एक प्रॉपर वे में आप आंसर्स को लिखिए, ताकि एग्जामिनर को आपकी कॉपी पढ़ने में भी अच्छा लगे। सिर्फ खूबसूरती के साथ भी आप अपनी कॉपी को प्रेजेंट कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप मार्क कर रहे हो, वो ही आपको एडिशनल मार्क्स पाने में हेल्प करेगा। और जो आपका गोल है उसको अचीव करना आपके लिए 10 टाइम ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप जितने परसेंटेज स्कोर करना चाहते हो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ परसेंटेज तो आपका सिर्फ प्रेजेंटेशन की वजह से ही आपको अचीव हो जाए, और रिमेनिंग आपकी नॉलेज आपको प्रोवाइड कर देगी।
और आपके जो भी इन मॉक टेस्ट को देने के बाद आप पूरे हफ्ते दे रहे हो, आपके पास जो 2 दिन बच रहे हैं उनमें आप जितना रिवीजन कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट को 3 से 4 घंटे का समय दीजिए और सब कुछ आप रिवाइज कीजिए। और मैक्सिमम रिवीजन, रेपिटेशन इज द की। जैसे आप विजुअलाइजेशन करते वक्त मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट में आप 3 टाइम अपने विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट मीन्स आप 3 टाइम रेपिटेशन कर रहे हो और उस रेपिटेशन को आप अपने एग्जाम के फाइनल रिजल्ट डे तक करने वाले हो। इट्स रेपिटेशन कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रिसीव हो जाए। सिमिलरली आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो, आप जो एग्जाम में लिखने वाले हो, आप जो मॉक टेस्ट देने वाले हो, उन चीज़ों को आपके दिमाग में बैठने के लिए रेपिटेशन की ज़रूरत है। सो कीप रिवाइजिंग, आप जितना रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज यही टाइम है, सिर्फ इसी में आप अपनी एडिशनल मेहनत को कर लीजिए। और द मोमेंट आप इस फेज से बाहर निकलोगे उसके बाद आप आराम से जो आप चाहते हो आप वो कर सकते हो। आप अपना टाइम स्क्रॉलिंग में दे लीजिए, आप टीवी देखिए, आप कुछ भी कीजिए, बट ये जो पर्टिकुलर टाइम है इसमें आप अपनी पूरी जी जान से मेहनत कर लीजिए कि आप क्या पाना चाहते हैं। जितनी मेहनत आपकी स्ट्रांग होगी उतना ही बिलीव आपका स्ट्रांग होगा, उतना ही आपका ये विजुअलाइजेशन इफेक्टिव होगा। और जो आप मार्क्स पाना चाहते हो सकता है आप उससे ज़्यादा ही नंबर लेके आ जाओ, उससे कम तो नहीं आएंगे, एंड दैट्स माई गारंटी। सो आई होप आपको ये वीडियो इफेक्टिव लगा होगा और आप इस टेक्निक को ज़रूर अपनाएं और ये पूरा जो प्रैक्टिस सेशन है इसको भी आप कीजिए। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप ज़रूर सक्सेस पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।